हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे केजीएस मैगजीन देखेंगे जो मई महीने का है फ्रेंड्स, मई 2024 का जो वर्ष 1 है और अंक 5 है। ठीक है, और एक करंट अफेयर्स है जो बिहार के लिए बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार शिक्षा एवं राज्य की सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। केजीएस मतलब खान ग्लोबल स्टडी का है पब्लिकेशन का फ्रेंड्स। ठीक है, तो अगर चैनल इसमें क्या क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें बिहार एक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय है, बिहार का भूगोल, करेंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट है, बीएसएससी मॉडल टेस्ट और नवीन तथ्यों का समावेशन भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है फ्रेंड्स। इससे पहले भी करंट अफेयर आपको अपडेट हो चुके हैं, जो एडिटोरिया का क्लियर कॉन्सेप्ट करके आ रहा है वो अपडेट कर दी हूँ मैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्पीडी का भी करंट अफेयर मिल जाएगा और आज बिहार स्पेशल जो केसीएस उसका मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बिहार में गोकुल ग्राम फ्रेंड्स, अगर 68 और 69 का अगर आप बीपीएससी पीटी दिए होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि वन लाइनर अब एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, अब इसमें डिटेल्स में पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डिटेल्स में पढ़ना। तो पहला है बिहार में गोकुल ग्राम। संदर्भ क्या है तो बक्सर जिले के डोवरा में स्थित बिहार एकमात्र गोकुल ग्राम अपनी स्थापना के 7 वर्ष बाद भी अधूरा है। ये इसका क्या है तो देख लेते हैं। वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने बिहार में गोकुल ग्राम की स्थापना को मंजूरी दी थी। भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत मवेशियों के समेकित विकास के लिए डुमराव के गोकुल ग्राम का चयन किया था। 13 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने इस गोकुल ग्राम का उद्घाटन किया था, लेकिन 5 करोड़ रुपए खर्च होने के बाद भी अब तक इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। गोकुल राष्ट्रीय मिशन क्या है तो ये देख लेते हैं। यह योजना मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2014 से कार्यान्वित किया जा रहा है। अवधि कितना है तो यह योजना 2021-22 से 25-26 तक की जारी रहेगी। बजट परिव्यय क्या है तो कुल 2400 करोड़ रुपए उसमें है खर्च करना। और उद्देश्य क्या था तो आधुनिक तकनीकी का उपयोग करके गोवंश की उत्पादकता एवं दूध उत्पादन को सतत रूप से बढ़ाना। नेक्स्ट है बिहार में पुल निर्माण संबंधी मुद्दे हैं। संदर्भ क्या है तो हाल ही में बिहार में कोसी नदी पर निर्माणाधीन देश का सबसे बड़ा पुल क्या हो गया वो ढह गया है। तो देख लेते हैं। इस पुल का निर्माण मधुबनी कहाँ पे मधुबनी जिले के भेजा और सुपौल जिले के बकौल में, मधुबनी का भेजा जिला है और सुपौल जिले का बकौल, तो इतना भी खाली ध्यान रखेंगे तो ध्यान में रहेगा। बीच कोसी नदी पर किया जा रहा था। पुल की लंबाई कितनी थी तो 10.2 किलोमीटर थी, जो असम के भूपेंद्र हजारिका पुल, तो ये पहले ही है कि कहाँ भूपेंद्र हजारिका पुल कहाँ है तो असम में और के किलोमीटर से एक किलोमीटर अधिक था। इसका निर्माण भारत माला परियोजना के तहत किया जा रहा था। वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पुल का शिलान्यास किया था। पुल की प्रारंभिक लागत 1200 करोड़ रुपए थी, लेकिन वर्तमान में यह 1700 करोड़ रुपए से अधिक हो गई थी। इस पुल का निर्माण नहाई भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। लाभ क्या था इसका तो इस पुल का निर्माण पूर्ण हो जाने पर सुपौल और मधुबनी के बीच की दूरी घटकर 30 किलोमीटर हो जाती, जो अभी 100 किलोमीटर है। ठीक है, पिछले दो वर्षों में बिहार में 9 निर्माणाधीन या निर्मित पुल क्या हो गया ध्वस्त हो गया था। नेक्स्ट है हेली सेवा पोर्टल। तो ये क्या है संदर्भ है। हाल ही में राजनीतिक उड्डयन मंत्रालय ने घोषणा की कि बिहार के प्रत्येक जिले में हेलीकॉप्टर संचालन हेतु हेलीपैड डेटा का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, और ये क्या है तो ये देख लेते हैं पहले। इस पोर्टल पर जिले में हेलीकॉप्टर के आगमन का विवरण दर्ज किया जाएगा। 18वीं लोकसभा
आम चुनाव के दौरान बिहार के जिलों में उतरने वाले हेलीकॉप्टर की पूरी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए बिहार के सभी 38 जिलों में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एडीएम स्तर के अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। यह ऐप क्या है? राज्य में हेलीकॉप्टर संचालन के लिए एनओसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंधित मुद्दों को कम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट मुख्य तथ्य क्या है इसमें? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हेली सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर देश के सभी हेलीपैड का पूरा डेटाबेस मौजूद है। उद्देश्य क्या था? तो हेलीकॉप्टर ऑपरेटर और भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के जिला पदाधिकारी के बीच एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना। हेलीकॉप्टर ऑपरेटर अपने अनुरोध ऑनलाइन दर्ज करते हैं तथा हेलीकॉप्टर लैंडिंग के संबंध में अनुमति और मंजूरी भी डिजिटल रूप से प्राप्त करते हैं। इससे क्लियरेंस में लगने वाला समय कम हो जाता है। नेक्स्ट है राज क्रेडिट सेमिनार। तो इसका देख लेते हैं, संदर्भ में है क्या? तो हाल ही में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने पटना में राज क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया था। इस सेमिनार के दौरान वित्तीय वर्ष FY 2024-25 के लिए स्टेट फोकस पेपर जारी किया गया था। फोकस पेपर में राज्य में कृषि, MSME, खाद्य प्रसंस्करण आदि प्राथमिक क्षेत्रों में 2.43 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट प्रवाह का अनुमान लगाया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए अधिकतम क्रेडिट प्रवाह 1.11 लाख करोड़ रुपए और MSME क्षेत्र के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपए का अनुमान है। यह क्रेडिट अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के प्राथमिकता वाले क्षेत्र आधारित ऋण दिशा निर्देशक और सतत कृषि और ग्रामीण विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इस पेपर के दिशा निर्देशकों के आधार पर बैंक बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी वार्षिक योजना जारी करेंगे। यहाँ पे क्या है? राज्य के लिए क्रेडिट योजना की आवश्यकता है। तो क्या है? राज्य के लिए क्रेडिट योजना की आवश्यकता, इसमें देख लेते हैं। बिहार में 28 जिलों के क्रेडिट की कमी वाले जिले माना जाता है, जहां प्रति व्यक्ति क्रेडिट उपलब्धता 6,000 रुपए से भी कम है। बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड KCC का कवरेज भूमि जोत का कवरेज का कितना प्रतिशत है फ्रेंड्स? तो ये 25% है। नेक्स्ट है बिहार क्रेडिट और डिपॉजिट CD अनुपात केवल 53.01% है। इस प्रकार राज्य में विभिन्न उप क्षेत्रों और कृषि क्षेत्रों में ऋण गहनता की आवश्यकता है। राज्य में आर्थिक विकास एवं रोजगार के अवसरों में वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन 2024, जो इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं इसमें क्या है। तो संदर्भ में है, हाल ही में 11वें बिहार उद्यमिता शिखर सम्मेलन BES 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ज्ञान भवन पटना में किया गया था। विवरण में क्या है? तो राज्य में स्टार्टअप और उद्यमिता में सुधार के लिए बिहार एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन द्वारा इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। BES 2024 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। उसमें देखते हैं विकासशील बिहार में युवाओं की भूमिका, कृषि संबंध और लॉजिस्टिक क्षेत्र भी है। ट्रेंड सेटर क्या है? तो प्रौद्योगिक और नवाचार में निवेश, महिला उद्यमियों द्वारा मार्ग प्रशस्तीकरण। और इस शिखर सम्मेलन में विभिन्न विशेषज्ञों, उद्यमियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में भाग लिया और उद्यमियों के साथ अपने विचार साझा किए हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान ग्राम श्री किसान क्या है? तो ग्राम श्री किसान स्टार्टअप ने वार्षिक उद्यमी पुरस्कार जीता है और 80 लाख रुपए की फंडिंग भी प्राप्त की है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्राम श्री किसान ने स्टार्टअप उद्यमी पुरस्कार भी जीता था। नोट में क्या है? तो राज्यों की स्टार्टअप बैंकिंग 2022 में बिहार को एस्पायरिंग लीडर्स श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। और नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स? तो आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र। तो संदर्भ क्या है? तो हाल ही में बिहार के राज्यपाल द्वारा बिहार में हिंदू अध्ययन केंद्र
और आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र की खोलने की मंजूरी दी गई है। युवाओं और वैदिक संस्कृति और आध्यात्मिक विज्ञान से जोड़ने के लिए यह केंद्र खोला जा रहा है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा में शीघ्र ही एक हिंदू अध्ययन केंद्र एवं आध्यात्मिक विज्ञान केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स, तो इसमें इस केंद्र में छात्र वेद, उपनिषद, भागवत गीता, रामायण, महाभारत आदि जैसे धार्मिक ग्रंथों के साथ साथ आध्यात्मिक विज्ञान जिसमें दर्शन, धर्मशास्त्र और अन्य प्राचीन धार्मिक संस्कारों का अध्ययन करेंगे। यह केंद्र आध्यात्मिक और दार्शनिक अनुसंधान, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण होगा और राज्य में आध्यात्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, विद्यालयों में 100% सकल नामांकन हेतु अभियान है। संदर्भ है, हाल ही में बिहार में कक्षा 1 से 8 तक छात्रों के नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। ठीक है, और इसमें क्या विवरण में क्या है, तो बिहार में कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के नामांकन के लिए 1 अप्रैल से 30 जून 2024 तक चलने वाले एक विशेष अभियान प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान, नाम क्या है, तो प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान 2024 का प्रारंभ किया गया है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा इस अभियान के समुचित क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक विद्यालय में के लिए निर्देशक जारी किया गया है। इस अभियान के उचित कार्यान्वयन और निगरानी के लिए बिहार के प्रत्येक जिले के जिला मजिस्ट्रेट डीएम की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई है। इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहे और विद्यालय से बाहर नहीं रहे। कार्यान्वयन पद्धति क्या है, तो नए छात्र छात्राओं के नामांकन एवं ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं को वापस लाने हेतु यह जिम्मेदारी स्थानीय एवं स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा स्वयं सेवकों, टोला सेवकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, छात्रों के अभिभावक आदि को दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर बाल पंजीकरण योजना के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का विवरण भी दर्ज किया गया है। ई शिक्षा पोर्टल क्या है फ्रेंड्स, तो ये देख लेते हैं। तो इस पोर्टल पर शिक्षकों, छात्रों और स्कूलों के बारे में विस्तृत जानकारी डिजिटल रूप से अपलोड की जाती है। उदाहरण के लिए शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, छात्रों का प्रदर्शन, उनका असाइनमेंट कार्य आदि की जानकारी इस पोर्टल पे उपलब्ध की जाएगी। अभी नेक्स्ट है, पटना संग्रहालय में कंजर्वेशन लैब। तो हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया पटना संग्रहालय में एक नई कंजर्वेशन लैब की स्थापना की गई है। ठीक है, और इस कंजर्वेशन लैब में संग्रहालय के दुर्लभ पुरावशेषों, कलाकृतियों, टेराकोटा और अन्य प्राचीन सामग्रियों को संरक्षित किया जाएगा। संग्रहालय में दुर्लभ पुरावशेषों में पत्थर की मूर्तियां, टेराकोटा, धातुएं, पुरातात्विक स्थलों के अवशेष भी शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट, पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1917 को हुई थी। तो एग्जाम में भी ये भी आ सकता है, डेट पूछ लेता है फ्रेंड्स। तो पटना संग्रहालय का निर्माण वास्तुकला की मुगल और राजपूत शैली में किया गया है। नेक्स्ट है, प्रीपेड ताम्र डाक टिकट। तो प्रीपेड ताम्र डाक टिकट है फ्रेंड्स। संदर्भ है, हाल ही में पटना जनरल पोस्ट ऑफिस ने विश्व के पहले डाक टिकट ताम्र टिकट के शुभारंभ ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रीपेड ताम्र डाक टिकट। तो इसके बारे में देख लेते हैं। हाल ही में पटना जनरल पोस्ट ऑफिस ने विश्व के पहले डाक टिकट ताम्र टिकट के शुभारंभ का कितना वर्ष हो गया फ्रेंड्स, तो 250वीं वर्षगांठ मनाई है। इसमें क्या है, तो भारत में वारेन हेस्टिंग के शासनकाल जो 1773 से 1785 के दौरान डाक टिकट पहले की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए थे और डाकघर को निजी पत्राचार के लिए अनुमति देने के हेतु कदम उठाए गए थे। 31 मार्च 1774 को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा डाक शुल्क के पूर्व भुगतान के लिए 2 आने मूल्य के तांबे टिकट प्रचलन में लाए गए थे। वर्ष 1774 को संचार नेटवर्क की दृष्टि से क्रांतिकारी वर्षों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह वह वर्ष था जब डाक सेवाओं को आम जनता के लिए खोल दिया गया था। ठीक है,
तो इसका है ताम्र टिकट 250वीं वर्षगांठ के वर्ष भर चलने वाले उत्सव के दौरान दुर्लभ डाक टिकटों और भारत में डाक सेवाओं के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए कई कार्यक्रम और प्रदर्शन आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है बिहार में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में वृद्धि। तो हाल ही में बिहार में वित्तीय वर्ष 2023-24 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह में भारी वृद्धि देखी गई है। तो कितना हुआ है देख लेते हैं। तो बिहार सरकार ने वाणिज्य कर विभाग के अनुसार वित्तीय वर्ष 22-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य सरकार के जीएसटी संग्रह कितना हो गया है, तो 18.13% वृद्धि हुई है। ठीक है। वित्त वर्ष 23-24 में राज्य सरकार द्वारा जीएसटी और अन्य करों के अंतर्गत कुल 38,161 करोड़ रुपए का राजस्व एकत्रित किया गया है, जबकि वित्त वर्ष 22-23 में यह राशि 34,541 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्तीय वर्ष 23-24 में कुल राजस्व संग्रह में 10.48% की वृद्धि हुई है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सारे फ्रेंड्स। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल राजस्व संग्रह वित्तीय वर्ष 17-18 जो 17,236 करोड़ रुपए था की तुलना में दोगुना हो गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान नाबार्ड ने बिहार को 10,372 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है और एफपीओ जल संभरण विकास परियोजना और कौशल विकास पहल जैसी पहलों के लिए नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वाणिज्य विभाग के अनुसार बिहार राज्य ने यह आर्थिक उपलब्धियां सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने, जीएसटी ऑडिट, मुद्दा आधारित निर्णय, कर चोरी के खिलाफ कार्रवाई और कराधान प्रणाली के डिजिटलीकरण जो प्रणाली में प्रदर्शित लाती है आदि के कारण हासिल की गई है। इसके अतिरिक्त पंचायत स्तर पर आपूर्तिकर्ताओं को भी स्टेट जीएसटी के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना का दिवस मनाया गया है। हाल ही में 2 अप्रैल 2024 को बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना का 97वां स्थापना दिवस मनाया गया है फ्रेंड्स। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उतना खाली ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सबौर कुंवर धान के बीज की एक किस्म। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि सबौर कुंवर क्या है, बीज इस वर्ष भी किसानों के लिए उपलब्ध होगा। प्रारंभ में बीज बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के लिए उपलब्ध होगा। वर्ष 2023 में बिहार कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने धान की फसल की एक नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की है। तो इसमें एक ही सबसे पहले पूछेगा फ्रेंड्स कि सबौर कुंवर किसका नई किस्म है, तो ये धान की है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबौर कुंवर बीज से संबंधित तथ्य क्या है, तो खोजनकर्ता बिहार कृषि विश्वविद्यालय के संबंध में वनस्पति अनुसंधान केंद्र धानी विक्रमगंज के कृषि वैज्ञानिक किसने किया है, तो डॉक्टर प्रकाश और कमलेश कुमार ने किया है। ठीक है। परियोजना क्या है, तो अखिल भारतीय एकीकृत चावल सुधार परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई है। बुआई की विधि एवं अवधि क्या है, तो बीज बिना रोपाई के सीधे लगाए जा सकते हैं। यह जलवायु के अनुकूल है और कम पानी में उगाया जा सकता है। इस बीज की फसल कितनी है, तो फसल 115 से 120 दिन में तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है उपज क्या है, तो इसका उत्पादन समान धान से 1.5 गुना अधिक उपज होगा। औसत उत्पादन कितना है, तो 55 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। गुणवत्ता क्या है, तो इसकी गुणवत्ता कतरनी और सांबा मैसूरी जैसी है। और प्रतिरोध गुणवत्ता क्या है, तो बीज में रोग प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है। बीज जीवाणु एवं फफूंदी जनित रोगों के प्रतिरोध है। और यह किस्म तना छेदकन, पत्ती छेदकन तथा भूरा स्पेक्टकुलर के प्रति सहिष्णु है। नेक्स्ट है जापानी एन्सेफ्लाइटिक्स टीकाकरण और जागरूकता अभियान। तो इसका संदर्भ देखते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने जापानी एन्सेफ्लाइटिक्स टीकाकरण और जागरूकता अभियान शुरू किया है और जेई वायरस के प्रचार को रोकने के लिए इस एक टास्क फोर्स का गठन किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमान के अनुसार भारत में क्यूएस एन्सेफेलाइटिस
एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के 35% मामले के लिए जीएस वायरस जिम्मेदार है। बिहार में 12 जिले, जिसमें मुजफ्फरपुर, सिवान, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी आदि एईएस बीमारी के लिए अधिक प्रभावी है। और इसमें देख लेते हैं कि एईएस बीमारी के रोकथाम के लिए बिहार सरकार की पहल क्या क्या है। तो हाल ही में बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने एईएस बीमारी के इलाज के लिए 25 दवाओं की एक सूची जारी की है, जो जिला स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा खरीदी जाती है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ओआरएस एवं पैरासीटामोल सिरप की उपलब्धता है। विभिन्न अस्पतालों में एईएस मेडिकल किट है। एईएस बीमारी को रोकथाम के लिए जिला टास्क फोर्स है। लोगों की सलाह क्या है, तो बच्चों को रात में पूर्ण आहार खिलाकर ही सुलाएं और खूब पानी भी पिलाएं। गर्मियों में बच्चों को ओआरएस और नींबू चीनी पानी की घोल जरूर दें। क्यूएस एन्फिलास्टिक सिंड्रोम बीमारी का कारण क्या है, तो सूक्ष्मजीवी जेई सहित एईएस अलग अलग विषाणु, जीवाणु, कवक, परजीवी, स्पाइरोकेटर्स, रासायन विषाक्त पदार्थ आदि के कारण होने वाले नैदानिक रूप से समान तंत्रिका संबंधित अभिलक्षणों का एक समूह है। ठीक है, और ये भी उतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली और यूडीआईईएस प्लस है। तो हाल ही में बिहार में छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने में कठिनाइयों का सामना करने पड़ा है, क्योंकि बिहार में कई निजी विद्यालय यूडीआईईएसई पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। तो पढ़ लेते हैं इसका, और ये तो खास इंपोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है गृह आधारित देखभाल। तो बिहार 23 जिलों में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए घर पर छोटे बच्चों की देखभाल हेतु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ये देख लेते हैं। तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार बिहार का IMR 29 है, जबकि अखिल भारतीय औसत कितना है, तो 30 है। ठीक है, IMR मतलब हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। जो बिहार में शिशु मृत्यु दर कितना है फ्रेंड्स, तो 29 है, जबकि अखिल भारतीय में औसत कितना है, तो 30 है। मतलब हमारे बिहार में औसत से कम है। बिहार में शिशु मृत्यु दर को और कम करने तथा बेहतर शिशु देखभाल सुविधा प्रदान करने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। बच्चे के तीसरे, छठे, 9वें और 12वें और 15वें महीने में आशा कार्यकर्ताओं शीघ्र स्तनपान शुरू करने, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराने और जीवन के दूसरे वर्ष तक स्तनपान जारी रखने, टीकाकरण, पोषण और प्रारंभिक बचपन देखभाल विकास के लिए प्रोत्साहित करने हेतु घरों का दौरा करेगी। आशा कार्यकर्ताओं माताओं को टेक होम राशन और पोषण विशिष्ट परामर्श की सुविधा भी प्रदान करेगी और स्वस्थ दिशा निर्देशन के अनुसार बच्चे के वजन और विकास की निगरानी को रिकॉर्ड करेगी। कम वजन वाले बच्चे की पहचान कर ऐसे बच्चे का विशेष ख्याल रखा जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं ने बच्चों के समग्र अस्तित्व और विकास पर वॉश की भूमिका सहित डायरिया, निमोनिया, अल्प पोषण के बारे में भी जागरूकता फैलाई है। प्रमुख तथ्य क्या है, तो HBYSC कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम पूर्वगामी गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल कार्यक्रम का विस्तार है। नेक्स्ट है पोषण वाटिका। तो देख लेते हैं, बिहार में प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए पोषण वाटिका, पोषण उद्यान का निर्माण किया जाएगा। और इसके अंतर्गत में क्या है, तो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे को बेहतर पोषण और स्वास्थ्य देखभाल के लिए राज्य के सभी जिलों को कुल 35,547 प्राथमिक विद्यालयों में पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में बिहार में सिर्फ 11% विद्यालय में ही पोषण वाटिका चल रही है। विद्यालयों में पोषण वाटिका बनाने में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, जीविका, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग और कृषि विभाग, बागवानी मिशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा आदि सहायता प्रदान करेगी। हाल ही में पोषण वाटिका को लेकर प्रचार प्रसार में बिहार देश में पहले स्थान पे है। तो ये ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, पोषण वाटिका के लिए प्रचार प्रसार में बिहार क्या है, तो देश में पहला स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है जलाशयों और बैराजों में गाद की समस्या। तो बिहार सरकार बिहार में जलाशयों और बैराजों की गाद की सफाई के लिए केरल और राजस्थान के गाद सफाई मॉडल को अपनाएगी। तो ये खास इंपोर्टेंट नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है हीटवेव रोधी कमरे। तो बिहार स्वास्थ्य विभाग राज्य के प्रत्येक जिला अस्पताल में हीटवेव रोधी कमरे का निर्माण करवाएगा। गर्मी के दिनों में अत्यधिक गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन से दस्त, लू, ब्रेन स्ट्रोक और हृदय संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। अस्पतालों में मरीज, बच्चों और वृद्धों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए सरकार हीट वेव रोधी कमरे का निर्माण कराएगी। सरकार बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के लिए जिला अस्पतालों में आउटरीच क्लिनिक भी खोलेगी। जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम इस परियोजना से संबंधित व्यय का प्रबंधन करेगा। ठीक है। और हीट वेव रोधी कमरे से संबंधित जानकारी इसमें क्या क्या होता है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं। ये कमरे सूरज की किरणों और उष्मीय विकिरण से बचाव के लिए बनाए जाएंगे। खिड़की कमरे की खिड़कियों का सोलर स्क्रीन से ढका होना आवश्यक है। ठीक है। उसके बाद है शीतल के लिए एयर कंडीशन सिस्टम जैसे एसी, कूलर, पोर्टेबल एसी आदि का प्रयोग होगा। दरवाजा सोलर स्क्रीनिंग से ढका होना चाहिए। दरवाजे और खिड़कियां विशेष रूप से तैयार की जाएगी ताकि हीट वेव से बचाव हो सके। नेक्स्ट है बिहार में बाल विवाह संबंधित मुद्दे। तो ये एक हालिया अध्ययन में पता चला है कि बिहार में सर्वाधिक बाल विवाह के मामले रोके गए हैं। ठीक है। तो 17 राज्यों के केंद्रशासित प्रदेशों में 265 जिलों में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि 22-23 में नागरिक समाज संगठनों द्वारा गठबंधन द्वारा कानून हस्तक्षेप 9,551 बाल विवाह रोके गए हैं। अध्ययन से पता चला है कि लड़कियों की शादी रोकी गई है। उसमें से 60% लड़कियां 15 से 18 वर्ष की थी और 26 लड़कियां 10 से 14 वर्ष की थी। सर्वाधिक बाल विवाह बिहार 31%, पश्चिम बंगाल 11%, उत्तर प्रदेश में 11%, झारखंड में 10% और राजस्थान में 7% रोके गए हैं। तो सर्वाधिक कहाँ पे रोका गया है फ्रेंड्स, तो बिहार में। बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट है राजगीर में पुरातत्व सर्वेक्षण, इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। हाल ही में राजगीर में की गई खुदाई में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को करीब 2500 साल पुरानी 21 संरचना मिली है। तो कहाँ पे मिली है फ्रेंड्स, तो ये राजगीर में मिली है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बिहार के राजगीर में स्थित 350 एकड़ किले मैदान में खुदाई कर रहा है। खुदाई का काम दिसंबर 2023 में शुरू हुआ था। इस खुदाई में ASI के वैज्ञानिकों को कई नई संरचनाएं मिली है, जैसे पूर्व मौर्यकालीन संरचना। यह भारत में अब तक मिले हुए मौर्यकालीन अवशेषों में सबसे विशाल है। और सर्वोत्तम जल निकासी व्यवस्था के साक्ष्य मिले हैं, शौचालयों के साक्ष्य भी मिले हैं और वैज्ञानिक को इस स्थल पर उद्योग के साक्ष्य भी मिले हैं। वैज्ञानिक को भूकंपरोधी इमारतें और कंक्रीट की सड़कें भी मिली है जो लगभग 2500 साल पुरानी मौर्य युगीन है। हम इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्व मौर्य युग में राजगीर में उद्योग, रक्षा उपकरण उत्पादन जैसे कार्य होते थे। इस दौरान लोगों में साफ सफाई और स्वच्छता का भी ख्याल रखा गया है। इस खुदाई के दौरान 300 से अधिक अवशेष मिले हैं जो मौर्य, सोंग, कुषाण और गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे वन लाइनर, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा जो वनडे एग्जाम के लिए। ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं उसमें कुछ सुधार कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। थैंक्स।